गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा मॉक है और जो मैंने मॉक दिया था उसका आंसर कॉपी मैं आपको अभी डिस्कस कराऊंगा। इसके पहले मैंने अपना जो पहला मॉक है जो कि पेपर 2 का ही था, वो पॉलिटी का था, उसको मैंने डाला हुआ है। उसको लगभग 800 स्टूडेंट ने देखा है और इसको मैं अभी डाल रहा हूँ। दरअसल लेट इसलिए होगा क्योंकि कॉपी मिलने में मुझे देर हुआ, इसीलिए ये लेट हो गया। तो ये भी पेपर 2 का ही है और साइंस एंड टेक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपने आंसर को सुनाऊंगा। मेरे आंसर में जो भी कमियां दिखे आपको बता सकते हैं, खुल के कमेंट में कर सकते हैं। और मुझे कुछ जो भी मुझे अपने तरफ से लगा कमियां मैं खुद बताऊँगा आपको, और इससे आप सीख भी सकते हैं कि आपको सुधार कहाँ करना है, क्योंकि 3 घंटा टाइम सेट के लिखा हुआ है। तो इसलिए इसमें जो आपका आंसर राइटिंग आएगा वही आपका रियल एग्जाम में भी आएगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर जो रूम पे जो लगाते हैं वो कहीं ना कहीं वो एक दबाव नहीं होता है, लेकिन टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं दबाव होता है। तो मेरा ये आंसर शीट शेयर करने का पर्पस यही है कि आप लोग इसे सीखें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लूँगा, उसके बाद मैं उसका आंसर बता दूँगा। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रमुख अनुसंधानों एवं विज्ञान की प्रगति के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, भविष्य की चुनौतियों का भी उल्लेख करें। इसका सेकंड क्वेश्चन था कोविड-19 के बाद भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा बचाव की दिशा में क्या क्या कार्य किए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या ओजोन क्षरण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आज ओजोन क्षरण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री द्वीप डूब रहे हैं। आप इनके लिए क्या उपाय सोचते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन, भारत के अधिकांश शहर तथा कस्बे धूल भरी टूटी सड़कों, बड़े बड़े कूड़े के ढेरों और अस्त व्यस्त यातायात से भर चुके हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन तथा तकनीक का इन समस्याओं के निदान में क्या योगदान हो सकता है, उदाहरण से समझाया। तो 4 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन पे लिखना था। मैंने जो लिखा है मैं उसी को डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोग भी इसको अपने रूम पे सेट लगा सकते हैं चाहेंगे तो। इसका सेक्शन 2 में था कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के विकास के योगदान पर चर्चा कीजिए। इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक नीति की क्या भूमिका रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट है, जीनोम तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में से क्या उपयोगिता है। 7 नंबर, आज खाने की चीज़ों में रासायनिक खाद का प्रयोग काफ़ी हो रहा है। जैविक कृषि एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर रही है। बिहार में जैविक कृषि की संभावना क्या है, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा कीजिए। फिर 8 नंबर, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का एकमात्र विकल्प है। कुछ उठाए कदम एवं प्रस्तावित कदम की चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, इस सेक्शन 3 था, इसमें 2 सेक्शन है। क्वेश्चन 1 है पर सेक्शन 2 है, 18 नंबर के। 9 का पहला सेक्शन है किसानों की आय बढ़ाने के उपाय, दूसरा सेक्शन है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। 10 का है नैनो साइंस एवं नैनो टेक्नोलॉजी मिशन, बी नैनो टेक्नोलॉजी, अलग रिपीटेड टाइप से ये है। और 11 नंबर है लास्ट क्वेश्चन, बिहार की नई सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में क्या प्रयास किए गए हैं, इसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो टोटल 11 क्वेश्चन था, इसमें से 8 क्वेश्चन लिखने थे और जो मैंने 8 क्वेश्चन लिखा है मैं वही आपको डिस्कस कराऊंगा। अगर आप चाहें तो इसमें से 8 क्वेश्चन कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं रूम पे बैठ के। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होगा साइंस एंड टेक में क्वेश्चन बिहार में लगभग इस तरह के आते हैं। इस तरह के अगर आप 10, 12, 20, 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाते हैं तो इसका आपको बेनिफिट एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो सेक्शन 1 में पहला जो क्वेश्चन लिखा था यही लिखा था मैंने कि भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रमुख अनुसंधानों एवं विज्ञान की प्रगति के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, भविष्य की चुनौतियों का भी उल्लेख करें। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा कॉपी है और ये मेरा टोटल मार्क्स है। मेरे टोटल 201 नंबर आए थे। ठीक है, और ये अलग अलग क्वेश्चन में नंबर भी दिया हुआ है अलग तरीके से, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा था कि विज्ञान एवं तकनीक किसी भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व में किसी भी देश की प्रगति एवं विकास वहाँ के उन्नत विज्ञान एवं खोज पर निर्भर करती है। यही कारण है कि भारत भी इस दिशा में बेहतर प्रयास करते हुए उसके लिए अलग मंत्रालय की व्यवस्था करता है, जिसने आज़ादी के बाद से ही भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब फिर मैंने दिया है कि यहाँ पे क्या इस मंत्रालय द्वारा क्या किए गए हैं, इसको 2 भाग में बांटा है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में मैंने बताया है कि विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु एवं उन्हें इस दिशा में इनोवेशन करने हेतु प्रेरित करने के लिए किरण योजना चलाई जा रही है।
इसमें उन्हें इस क्षेत्र में पीएचडी करने हेतु फेलोशिप प्रदान की जाएगी। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शहरों में स्ट्रीट लाइट को नवीकरणीय ऊर्जा के संचालित हेतु सोलर लैंप के उपयोग को बढ़ावा जिससे कि घरों में रोशनी इस दिशा में बेहतर प्रयास है। तीसरा, उजाला योजना के तहत एलईडी बल्बों का उपयोग को बढ़ावा देना ताकि राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग हो सके। चौथा पॉइंट, व्यक्ति के डीएनए के स्तर पर होने वाली बीमारी एवं अपराध के क्षेत्र में बिना त्रुटि के क्राइम को कम करने के लिए राष्ट्रीय जीनोम योजना का शुभारंभ। पाँचवा, सुपर कंप्यूटर के विकास एवं इससे संबंधित नई तकनीक के विकास में इस मंत्रालय ने बेहतर काम किया है। तो ये मेरा डायरेक्ट वाला था। अब इनडायरेक्ट में हम देखते हैं क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनडायरेक्ट बहुतों का असिस्टेंट प्रदान करता है, जैसे CSI हो गया या फिर अन्य जो उसके जुड़े हुए जो संस्थाएँ हैं उसको टेक्निकल असिस्टेंट प्रदान करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस योगदान में है, तो मैंने उसको यहाँ पर मेंशन किया है। इस मंत्रालय द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से विभिन्न संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। DRDO के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल का निर्माण हो, चाहे एयर डिफेंस प्रणाली हो, आकाश एवं पृथ्वी का निर्माण हो, इसने तकनीकी स्तर पर हर संभव सहायता की है। हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी इस मंत्रालय का अप्रत्यक्ष तरीके से महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे कृत्रिम उपग्रह का निर्माण हो या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV GSLV का नाम है, का निर्माण तकनीकी स्तर पर इस मंत्रालय की टीम ने अविश्वसनीय योगदान प्रदान किया है। उसके बाद इन सब के साथ पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय एवं कृषि अनुसंधान परिषद में नए प्रयोग करने में इसने अहम भूमिका निभाई है। तो ये मैंने दोनों बता दिया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान बताया। अब इसके सामने कुछ चुनौतियाँ, डायमेंशन मैंने बढ़ाया है, आपको भी एग्जाम में डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर उतना सा पूरा नहीं हो रहा 400 वर्ड, तो आपको वहाँ पर अपने तरफ डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने खुद बढ़ाया है प्रमुख चुनौतियाँ, और चुनौती और आगे के राह तो आप अपने तरफ दे ही दीजिए, क्योंकि इससे आपका हर क्वेश्चन में 1 से 2 नंबर कन्फर्म बढ़ेगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिस नहीं आएगा। तो मैंने प्रमुख चुनौती दिया है कि विभिन्न संस्थाओं एवं मंत्रालयों में समन्वय की समस्या, जबकि उनके काम में बहुत तकनीकी समानता होती है, जैसे DRDO, ISRO, CSIR, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दूसरा, फंड की कमी। हमारे देश में आज भी इनोवेशन GDP का 2% से कम खर्च किया जाता है, जबकि चीन और USA में ज़्यादा है। चाइना में 3%, USA में 3.5%, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आधारभूत संरचना जैसे लैब मशीन की कमी भी इसके समझ बड़ी बाधा है। तो ये प्रमुख चुनौतियाँ मैंने बताई, कॉमन पॉइंट आप भी देख रहे हैं भैया, और आपको भी सारा पॉइंट याद होगा, बस उसको एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। अब मैंने कंक्लूजन दिया यहाँ पे कि भारत को भविष्य में बहुत सारी वैश्विक अनुसंधान एवं प्रयोग जैसे गगन मिशन, समुद्रयान, चंद्रयान 2 इत्यादि को शुरू करना। ऐसे में संबंधित संस्थाओं के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी भूमिका अहम रहने वाली है। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन का आंसर बताया आपको, और ये मेरा टोटल वर्ड यहाँ पर मैंने काउंट किया 448 वर्ड। आप लोग जो आंसर लिखा था मैंने वर्ड जरूर काउंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन हॉल में। हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग को आता है, जो शुरू का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा वर्ड में लिख देते हैं, 500-600 वर्ड लिख देते हैं, और लास्ट में जो क्वेश्चन आता है उसको 200-150 वर्ड में लिख के निपटा देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्किंग में। आपको कोशिश करना है कि बिहार में जो 38 वाला क्वेश्चन है GS वाला, उसमें आपको 450 के लमसम में लिखना है, ठीक है। 30 से 40 वर्ड आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको टारगेट रहना है कि हमको 450 पहुँचाना है, ठीक है। अगर आप 410 भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप 470 भी लिख रहे हैं 80 तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि जो लिखना है आपको 450 वर्ड उसको आप 200 वर्ड पर लिख रहे हैं, 150 वर्ड में, तो आपका नंबर कटेगा वहाँ पर। तो ये मेरा 448 है, लगभग ठीक है। आना चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ सुना रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने छोड़ दिया था, मैंने ये अटेम्प्ट किया था। आज ओजोन क्षरण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री द्वीप डूब रहे हैं। आप इनके लिए क्या उपाय सोचते हैं? मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल में स्थित एक परत है, जहाँ ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3 आपस में जुड़े होते हैं तथा एक परत दर परत एक लेयर का निर्माण करते हैं, जिसे ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है या देते हैं। सामान्यतः इसकी ऊंचाई पृथ्वी धरातल से 20 से 25 किलोमीटर के स्तर पर होती है। ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर फिगर बना के दिखा दिया कि ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है। बताया है ये नीचे क्षोभ सीमा है, क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, और इसमें पाया जाता है लगभग 20 से 25 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। इन्होंने कुछ उपाय बताएं कि ओजोन श्रृंखला का विकरालता बताएं, इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। ग्लेशियर पिघला, हाँ मेरा ग्लेशियर पिघलने वाला पॉइंट छूटा हुआ था, आगे आपको मिलेगा, वो छूट गया, तो इन्होंने मेंशन किया यहाँ पे। क्वेश्चन में जितना भी डायमेंशन दिया सबको आपको कवर करना होता है, भले छोटा डायमेंशन का है ना हो,
उसमें आप 20 वर्ड की कहानी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, उसमें नंबर आपको तभी मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा फिर, ओजोन परत का प्रमुख कार्य सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने से रोकना है। यह पराबैंगनी किरणें धरातल पर त्वचा कैंसर एवं पेड़ पौधे की पत्तियों हेतु नुकसानदेह है, जिससे प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में बाधा पहुंचती है। फिर मैंने बताया है कि ओजोन मंडल की वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि समस्या पूछा तक बताना पड़ेगा कि समस्या क्या है। 69 के दशक में सर्वप्रथम ओजोन परत में एक छिद्र देखा गया था, जो लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में अंटार्कटिका के ऊपर इस परत में काफ़ी बड़ा छिद्र देखा गया है, जो वैज्ञानिकों एवं पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव जंतु हेतु एक चिंता का विषय है। फिर मैंने बताया था कारण क्या है ओजोन क्षरण का, कारण पूछा हुआ यहाँ पे मैंने बताया, वायु जेट में उपस्थित ईंधन, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा प्रसाधन सामग्री में उपयोग होने वाले पदार्थ इसके क्षरण का प्रमुख कारण है। और रोकने का उपाय पूछा है, मैंने बताया यहाँ पे, पहला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग को कम करना, वन रोपण, एयर कंडीशन की जगह प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग। फिर वायु जेट में वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग, प्रसाधन सामग्रियों में ऐसे पदार्थों का प्रयोग, ऐसे पदार्थों पर प्रयोग पर रोक जो ओजोन क्षरण तत्व का निर्माण करते हैं। अब मैंने बताया कि हालांकि 100 और मुझे पॉइंट लिखना चाहिए था, लगभग 7-8 पॉइंट देना ही पड़ेगा आपको, वो थोड़ा पॉइंट मेरा कम रह गया है। अब मैंने बताया वैश्विक प्रयास क्या क्या हो रहा है, वो मैंने बताया, ये अपने तरफ से लिया है, आपको भी लेना पड़ेगा अपने तरफ से ही। पहला बताया मैंने, ओजोन परत को रोकने हेतु 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था, जो अब तक का सबसे सफलतम वैश्विक सम्मेलन है। इसमें CFC की जगह HFC के प्रयोग पर जोर दिया गया। दूसरा, हालांकि HFC भी ओजोन अपक्षयकारी गैस नहीं है, किंतु ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रबल कारक है, अतः इसके प्रतिस्थापन की भी बात पेरिस सम्मेलन में की गई थी। अब HFC का उपयोग धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ी है, जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस अपने आप में ही। तो ये मैंने बताया, इसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया सीधे इसको। उपरोक्त उपायों के अलावा हमें राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर ऐसे उपायों पर जोर देना होगा जो प्रकृति के अनुकूल हो। जैसे केरल में ऐसे घर का निर्माण किया गया जो बिना AC के ठंड रहती है। साथ ही होम गार्डनिंग एवं वन रोपण एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो ये मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने 338 वर्ड में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने वर्ड भी काउंट किया, आप लोग वर्ड काउंट कर लीजिए लिखिएगा, तो इससे आपको मोटा मोटा एक अंदाजा रहेगा कम कितना पेज में कितना वर्ड जा रहा है। ये मेरा 338 वर्ड गया है, जबकि मैंने बताया था आपको कि 450 ग्राउंड होना चाहिए। 30-40 वर्ड कम भी है, तो मान 410 ग्राउंड होना चाहिए कम से कम। 338 वर्ड ये कम रह गया है। और एक डायमेंशन छूट गया है, उसमें द्वीपों के डूबने की बात की गई, तो मैंने छोड़ दिया है, तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। देखिए यहाँ पे 18 नंबर मिला हुआ है, ठीक है। नहीं तो अगर मैं द्वीप वाला लिखता, थोड़ा डायमेंशन और बढ़ा के मैं इसको लिखता लगभग 450 ग्राउंड, तो इसमें मुझे आराम से 24 से 25 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। हालांकि जो मेन एग्जाम है वहाँ इतना भी मार्किंग नहीं हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, पेपर 2 में उतना मार्किंग भी नहीं हो रहा, लेकिन टेस्ट सीरीज में लगभग मार्किंग हो जाता है अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 18 नंबर मिले हुए। और आपको मैंने कमियाँ बताई कि मुझे मेरे अंदर कमियाँ क्या थी। आप लोग जब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा रूम पे, तो इसको ध्यान रखते हुए कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ आपको पहले। ये क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शहर तथा कस्बे धूल भरी टूटी सड़कों, बड़े बड़े कूड़े के ढेरों और अस्त व्यस्त यातायात से भर चुके हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन तथा तकनीकी का इन समस्याओं के निदान में क्या योगदान हो सकता है, उदाहरण सही समझाएं। क्वेश्चन आपने सुना, अब इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। ये है, मैंने स्टार्ट किया है। अभी हाल ही में कुछ साल पहले दिल्ली में स्थित कचरे के पहाड़ गिरने से काफ़ी जान माल की हानि हुई। साथ ही इसने राजधानी के कचरा प्रबंधन की विकराल समस्या को उजागर किया। यह समस्या केवल राजधानी की नहीं है, बल्कि कमोबेश हर बड़े शहरों एवं कस्बों में दिखाई देती है। तो मैंने ये इंट्रो एक घटना से शुरू किया। आप लोग को भी अगर इंट्रो लिखना होगा तो मैं 2-3 बार बताता हूँ, या तो कोई घटना हो, या कोई हाल का संदर्भ हो, या रिपोर्ट हो, और नहीं तो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा गया मेन टॉपिक उसका डिफिनेशन हो, वहाँ से शुरू कीजिएगा अपना इंट्रो, ठीक है। तो मैंने एक घटना से शुरू किया है। अब मैं बताता हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ क्या लिखा हूँ। अब मैंने बताया कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो इसका प्रभाव सबसे पहले तो भारत के कई शहर विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल है, उदाहरण दिल्ली, मुरादाबाद। दूसरा, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत सिस्टम देशों में शामिल। सबसे अधिक मौत वायु प्रदूषण इंडिया में होती है, वो पता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में।
यातायात प्रबंधन ना होने के कारण भारत सड़क दुर्घटना के मामले में कई देशों में आगे है। टॉप 5 में से भारत आता है सड़क दुर्घटना में। चौथा, ये मुझे लिखना चाहता है, मैंने लिखना छोड़ दिया, ये उसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था, आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा लिखिएगा तो। चौथा पॉइंट, सड़क प्रबंधन बेहतर ना होने से ग्लोबल लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत औसत से भी नीचे, जैसे दिखा रहा हूँ मैं, भारत का जो कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी वस्तु के उत्पादन का, उसमें 14% लॉजिस्टिक खर्च आता है। चाइना में 10% है, यूएसए में 6% है, जर्मनी में 5% है। ये डेटा आपको याद रखना है और डालना भी, डेटा बहुत जरूरी होगा डालना। कोई भी पॉइंट अगर आप लिखते हैं उसमें डेटा नहीं डालिएगा तो आपका पॉइंट का उतना भार नहीं रहेगा और आपको नंबर औसत मिलेगा। अगर आपको नंबर ज़्यादा लाना है तो आपको डेटा डालना पड़ेगा या एग्जाम्पल डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर 5वां पॉइंट लिखा, शहरी बाढ़ की समस्या एवं जल प्रबंधन की समस्या। अब मैंने बताया कि इन समस्याओं के निदान में वैज्ञानिक प्रबंधन का योगदान। पहला, शहरी बाढ़ एवं जल प्रबंधन को बेहतर करने हेतु ऐसे सड़कों का निर्माण जो जल को सोखते हैं एवं पुनः उसे भूमिगत जल में प्रवाहित करें। उदाहरण, सूरत में सड़क का निर्माण। दूसरा, कचरे से बिजली का निर्माण ताप विद्युत प्रकरण के द्वारा, जिससे कचरे का बेहतर प्रबंधन, साथ ही साथ ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति। उदाहरण, पटना में कई एनजीओ नई दिशा में काम करने का प्रयास किया। पटना के जो इसके लिए तैयार थे, हालांकि कुछ इशू हुआ तो वो तैयार काम कंप्लीट नहीं हो पाया, पर तैयार थे। तो अगर इस तरह से इनिशिएट लिया जाएगा तो निश्चित रूप से कचरा का बेहतर उपयोग हो सकता है। न सिर्फ हमें कचरा से निजात मिलेगी बल्कि हमें एक ऊर्जा का एक नया माध्यम मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ये मेंशन किया था। फिर बताया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक से अधिक बढ़ावा देना ताकि निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग हो सके एवं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, दिल्ली मेट्रो, कलकत्ता मेट्रो, पब्लिक कैब, सार्वजनिक बस। दिल्ली मेट्रो सब बसों से बेस्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली मेट्रो में आप कोई भी व्यक्ति सवारी करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि कम से कम जो जाम की समस्या है वो कम से कम होती है। हालांकि कभी भी प्रॉब्लम होती है, बट अगर नहीं होता तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता, ठीक है। तो ज़रूरी है कि छोटे शहर में जो टियर 2 टियर 3 शहर है, वहाँ भी अगर मेट्रो शुरुआत की जाए तो एक सस्ता साधन होगा परिवहन का और इसको हर लोग अफोर्ड कर पाएगा और साथ ही साथ वायु प्रदूषण से भी हमें निजात मिलेगी, ठीक है। तो मैंने इसका मेंशन किया। फिर इलेक्ट्रिक बसों का अत्यधिक प्रयोग। उदाहरण, राष्ट्रीय ई मोबिलिटी प्रोग्राम, फेम इंडिया प्रोग्राम सरकारी योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है, ठीक है। फिर 5वां मैंने बताया, शहरी प्रबंधन हेतु सिंगापुर मॉडल तथा जल प्रबंधन हेतु इजराइल मॉडल कारगर साबित हो सकता है। 6वां पॉइंट, बड़े बड़े शहरों में सार्वजनिक एयर प्योरीफायर का प्रयोग ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जाए। दिल्ली में एक स्मोक टावर बनाया गया है और चंडीगढ़ में 2 जगह बनाया गया है, तो इसका मैंने यहाँ मेंशन किया, ये भी अच्छा तरीका है। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया, भोजन एवं जैविक पदार्थों से प्राप्त कचरा से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है तथा कई एनजीओ इस दिशा में बेहतर काम भी कर रहे हैं तथा इसे ब्राउन गोल्ड का नाम दे रहे हैं। तो ये भी एक बेहतर तरीका है। बम्बई वगैरह में बहुत सारे ऐसे एनजीओ जिस पर काम कर रहे हैं, जो भी कचरा होता है उसको इकट्ठा करते हैं और उससे खाद का निर्माण करते हैं। वही खाद वो लोग जो होम गार्डनिंग करते हैं उसी में लगाते हैं, यूज करते हैं। तो बेहतर तरीका है, उनका एक खर्चा भी बढ़ता है खाद खरीदने का, दूसरा कचरा का भी बेहतर प्रबंधन हो जाता है। इसके बाद मैंने कुछ प्रमुख चुनौतियाँ बताई हैं, क्योंकि आपको चुनौती बताना बहुत ज़रूरी है, बिना चुनौती के आपका आंसर होता है। तो मैंने बताया कि बढ़ता शहरीकरण एवं अनियंत्रित प्रदूषण की समस्या, नए तकनीक एवं प्रयोग के एडोप्शन को लेकर लोगों में जागरूकता कमी। नए तकनीक तो आ रहे हैं पर अभी लोग उसको एडोप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, आदत में अचानक बदलाव नहीं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। अभी आपको पता होगा कि 1 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ था, लेकिन अभी भी आप देखिए आराम से यूज़ हो रहा है उसका, क्योंकि जब तक लोग अपने हैबिट में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक वो नहीं हो सकता इम्प्लीमेंट, कोई भी योजना हो, कितना भी मजबूत योजना हो, ठीक है। तो ये मैंने ये बताया कि आदत में अचानक बदलाव नहीं। साथ में इसके साथ केवल लोग ही जिम्मेदार इसके लिए नहीं है, हालांकि सरकार को भी इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए कि प्लास्टिक नहीं तो क्या यूज करें, ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि ये सफल नहीं हो पाया। फिर मैंने लिखा कि शहर में जगह की कमी एवं विभिन्न विभागों में समन्वय का अभाव। उदाहरण, दिल्ली नगर निगम वर्सेस दिल्ली सरकार। तो ये मैंने सारा चुनौती बताया है। मेरे पास उतना पेज नहीं था और उतना मेरे पास वर्ड नहीं था कि मैं इसको फिर आगे करा बताता, इसलिए मैंने इतना ही इंड कर दिया इसको। फिर मैंने सीधे कंक्लूड कर दिया है, उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद यदि हम दीर्घकालिक योजना बनाकर इसे लागू करें तो विज्ञान तकनीक समस्याओं के निदान में अविश्वसनीय भूमिका निभा सकता है। ये मैंने पूरा लिखा है। ये मेरा टोटल 425 वर्ड है, जो कि ठीक है, 450 के लमसम में ही है और मुझे इसमें 28 वर्ड मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसे बहुत सा डायमेंशन ऐड किया था और जितना भी मुझे लगा पॉइंट मैंने लिखा, उसको उदाहरण में दिया है, इसीलिए मुझे इसमें ठीक ठाक नंबर मिल गए हैं। आप लोग भी यहाँ से सीख सकते हैं कि आपको भी सारा डायमेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ आपको कमी लगे तो बताइए आप कि क्या और इसमें क्या ऐड किया जा सकता था, ठीक है। मुझे लगता है कि आगे के राह मुझे लिखना चाहिए था, भले 3 ही पॉइंट लिखता तो शायद और बेहतर होता।
ठीक है, तो सेक्शन 1 का मैंने तीनों क्वेश्चन डिस्कस करा दिया। अब आते हैं सेक्शन 2 में। क्वेश्चन मैं पढ़ सुना रहा हूँ। सेक्शन 2 मैंने कौन सा अटेम्प्ट किया था? मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के विकास के योगदान पर चर्चा कीजिए। इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक नीति की क्या भूमिका रहेगी? चलिए इसका आप आंसर देखते हैं। मैंने शुरुआत किया था, भारत का आईटी सेक्टर न केवल विश्व का सबसे मजबूत बल्कि सबसे विश्वसनीय सेक्टर है। यही कारण है कि विश्व के बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, जैसे गूगल का सीईओ सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सुंदर पिचई, ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल इत्यादि। इसके बाद मैंने आगे लिखा है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत को एक महाशक्ति के रूप में तेजी से उभार रही है। साथ ही साथ यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी एक महत्वपूर्ण इंजन का काम कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के योगदान में इस क्षेत्र की भूमिका को हम निम्नलिखित स्तंभों में देख सकते हैं। पहला मैंने लिखा है, जीडीपी के योगदान में भारत का सेवा क्षेत्र जीडीपी में 55% का हिस्सा रखता है तथा इस सेवा क्षेत्र में भी आईटी सेक्टर का हिस्सा 50% से अधिक है। आईटी सेक्टर का योगदान सबसे अधिक होता है सर्विस सेक्टर में, आपको पता होगा। दूसरा मैंने लिखा, भुगतान संतुलन में सकारात्मक योगदान। भारत का जहां मदों में व्यापार घाटा, मदों मतलब वस्तु में व्यापार घाटा है, वहीं भारत का आईटी क्षेत्र इस घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि आईटी क्षेत्र में हम शुद्ध निर्यातक देश हैं तथा लगभग 100 बिलियन से भी अधिक विदेशी मुद्रा हम इस क्षेत्र से हर साल प्राप्त होती है। ये डेटा है। डेटा आप इस टाइप के डेटा के लिए आप लोग आर्थिक सर्वे और बजट पढ़ लीजिएगा इंडिया का, ठीक है। और अगर आप लोग बीपीएससी देने जा रहे हैं तो बिहार का भी बजट से और सर्वे और बजट दोनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर मैं तीसरा लिखा हुआ है, भारत की सॉफ्ट पावर एवं विदेश नीति में सकारात्मक योगदान। जैसे भारत का आईटी प्रोफेशनल विदेशों में कार्यरत है। यह भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाते हैं, जो हम विभिन्न द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार समझौते हेतु सुगम बनाती है। अब इसे एक तरह से कहीं ना कहीं हमें एक पावर देते हैं कि हम नेगोशिएट कर पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट में लिखा है, रोजगार में योगदान। भारत का वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में कार्यरत है। न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी कई भारतीय लोगों को भी रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेश में तो और ज़्यादा निभाता है, क्योंकि यहाँ के जो आईटी प्रोफेशनल होते हैं वो सस्ते लेवल होते हैं और विदेशों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं, विदेशी कंपनी के लिए। इसी कारण से आप देखिए, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें आपको बहुत सारे भारतीय मिल जाएंगे। अन्य उदाहरण देख लेते हैं, कई डिजिटल पेमेंट गेटवे जैसे भीम, फ़ोनपे, भारत पे इत्यादि हमारी मजबूत आईटी सेक्टर का ही परिणाम रहा है। इसने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ाया है, बल्कि भारत आज विश्व में सर्वाधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाला देश भी बन गया है। पीपल के अनुसार आपको पता है 1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया हम लोग का ट्रांजैक्शन, ठीक है। भले कुल अमाउंट में कम है, लेकिन ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में सबसे अधिक है विश्व में ये। और आप भी समझ रहे हैं कि आप भी जगह बाहर जाते हुएगा तो आप या सब्जी लेने जाइए, वहाँ भी आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं पेमेंट का। चाय वाला हो या रेहड़ी वाला हो, हर कोई अपना भीम ऐप रखा हुआ है और आप स्कैन करके आराम से फ़ोनपे कर सकते हैं। यही कारण है कि हम नंबर में सबसे अधिक हो गए, ठीक है। तो ये मैंने बताया है। अब मैंने प्रमुख चुनौतियाँ बताई यहाँ पे कि साइबर अटैक का खतरा एवं मजबूत साइबर नीति का अभाव। उदाहरण, चीन एवं पाकिस्तान में लगातार साइबर अटैक, एक बड़ा चुनौती बना हुआ है भारत के लिए। बी, यूके एवं यूएसए के द्वारा इमिग्रेंट पॉलिसी बनाना जो सीधे भारतीय आईटी प्रोफेशनल को टारगेट करती है। ज़्यादातर भारतीय यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल होते हैं जो यहाँ काम के लिए जाते हैं। अगर मजबूत इमिग्रेंट पॉलिसी लाई जाएगी तो ये नुकसान करने की भारत के लिए है। ये चुनौती अपने आप में। यह क्षेत्र केवल कौशल युक्त व्यक्तियों को ही रोजगार प्रदान करता है, जबकि भारत की एक बड़ी आबादी अकुशल, ये भी बड़ा चुनौती है, क्योंकि इंडिया में आपको पता होगा अकुशल लोगों का संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में ये क्षेत्र उन्हीं लोगों को रोजगार देगा जो कुशल हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, तो मैंने इसका मेंशन किया। चौथा, आईटी क्षेत्र में बड़े बड़े कंपनियों भारतीय मार्केट में दबदबा है। सर उदाहरण, अमेजन, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े विदेशी कंपनी, विदेशी लिखना छोड़ दिया था, विदेशी कंपनी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये बाहरी कंपनियाँ हैं और कहीं ना कहीं इंडिया के मार्केट को कैप्चर की हुई है। तो ये एक बड़ा चुनौती है। पाँचवा, बिग डेटा स्टोरेज समस्या। डेटा स्टोरेज को लेकर काफ़ी अभी विवाद का विषय चल रहा है कंपनियों के साथ, हालांकि भारत सरकार की इसमें सख्त रुख है, ठीक है।
हम आते हैं सार्वजनिक नीति की भूमिका। ये पूछा हुआ था कि सार्वजनिक नीति की क्या भूमिका होगी, तो यही मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे कि एक मजबूत साइबर सुरक्षा नीति, दूसरा डेटा स्टोरेज का उत्तम व्यवस्था, तीसरा बड़ी टेक कंपनियों को डाटा बाहर ना ले जाने देना, चौथा आईटी सेक्टर में इनोवेशन पर अधिक से अधिक व्यय करना। फिर मैंने कंक्लूड किया है इसको कि भारत को 2025-26 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला जीडीपी बनाने का लक्ष्य रखा गया तथा 2030 तक 10 ट्रिलियन। अतः इस लक्ष्य को पूर्ण करना है तो इस क्षेत्र में आईटी सेक्टर के महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। देखिए, सरकार का टारगेट है 2025 अभी तक 5 है, लेकिन ये 10 ट्रिलियन टारगेट है ना। ये विभिन्न जो विदेशी जो कुछ थिंक टैंक उनका मानना है कि भारत 2030 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त कर सकता है। कुछ उनकी शर्तें हैं, अगर उसको भारत फुलफिल करता है तो यही मैंने लिख के मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। इससे मुझे मिले 30 नंबर, ठीक है। तो लगभग मैंने सारा डायमेंशन कवर किया, इसलिए मुझे मिले। और मैंने 473 और लिखा था इसमें, सारा डायमेंशन कवर किया, सब में कुछ कुछ पॉइंट डाल दिए, एग्जाम्पल डाल दिया, तो मुझे इसमें नंबर मिले हुए हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि आपको भी जब आंसर लिखना होगा तो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने इसको मैंने अटेम्प्ट किया था। आज खाने की चीज़ों में रासायनिक खाद का प्रयोग काफ़ी हो रहा है। जैविक कृषि एक अच्छे विकल्प के रूप में उभर रही है। बिहार में जैविक कृषि की क्या संभावना है? इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा कीजिए। मैंने इसका इंट्रो लिखा था। जैविक कृषि का वह तरीका है जिसमें हम बिना रासायनिक उत्पादों का प्रयोग किए प्राकृतिक तत्वों का ही कृषि इनपुट में प्रयोग कर कृषि कार्य को पूरा करते हैं। पूर्ण रूप से जैविक कृषि बनने वाला सिक्किम भारत का पहला राज्य बना है एवं विभिन्न राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहे हैं। फिर मैंने आगे लिखा है कि वर्तमान समय में जैविक कृषि न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि कृषि का एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर रही है एवं भविष्य में इसके तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। इसे निम्नलिखित कारण है। फिर मैंने कारण बताया, यहाँ पे पहला कारण बताया मैंने, रासायनिक कृषि एवं उसमें उपयुक्त उर्वरक के कई साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उदाहरण, पंजाब में बढ़ता कैंसर की समस्या। दूसरा, रासायनिक कृषि मृदा की गुणवत्ता को खराब करने के साथ साथ भूमिगत जल को भी प्रदूषित करती है। अभी आर्सेनिक का बहुत सारा केस देख लीजिएगा भूमिगत जल में। तीसरा, जैविक कृषि पर्यावरण का अनुकूल है एवं इसमें साइड इफेक्ट न के बराबर है। चौथा, कम बजट एवं किसानों के अन्य उत्पाद का बेहतर प्रयोग, जैसे गाय का गोबर, फसल उत्पाद, वेस्ट इत्यादि का बेहतर प्रयोग। आपको पता है जैविक कृषि हम लोग किसी का उपयोग करते हैं इसी में, तो दो फायदा होता है। एक तो किसान का जो वेस्टेज है उसका यूज हो जाता है और उनका जो इनपुट लागत है वो भी कम हो जाता है, और पर्यावरण को तो सुरक्षित मिलता ही मिलता है। तो ये अपने आप में तीनों तरफ फायदा है। लोगों द्वारा स्थानीय स्तर पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति एवं कम इनपुट एवं बेहतर उत्पाद की संभावना। फिर पर्यावरण का अनुकूल होना, तो ये मैंने सारा कॉमन पॉइंट लिखा हुआ है। फिर एक और पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पर, 7वां पॉइंट, भारत सरकार द्वारा तय किए गए 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने में इसका अहम योगदान हो सकता है, क्योंकि रासायनिक उर्वरक कई तरह के हानिकारक रसायन को निर्मित करते हैं। तो ये मैंने 7 पॉइंट लिखा है, क्या कारण है, किसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि कॉमन पॉइंट सारे कॉमन है, बस आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल डालने होते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, वो मेरे से छूट गया, ठीक है। अब लिखते हैं मतलब बिहार सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया है। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ कि बिहार सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए, तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु किसानों को 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। फिर दूसरा पॉइंट, गंगा किनारे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार के साथ समन्वय। तीसरा, बजट में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु विशेष व्यवस्था फंड की। और चौथा पॉइंट, जैविक कृषि के साथ साथ 2.5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य एवं जल जीवन हरियाली मिशन लागू करना, जो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से सहायता करेगी, ठीक है। फिर मैंने 5वां पॉइंट लिखा है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं उसको सहायता एवं प्रोत्साहन राशि। तो ये सारे मैंने पॉइंट लिखे हैं कि बिहार सरकार द्वारा क्या किया गया। चुनौती फिर लिखा है कि जोत का आकार छोटा होना, बिहार में 90% किसान सीमांत किसान हैं, छोटे किसानों में जागरूकता की कमी, जैविक कृषि में कुछ समय के लिए उत्पादकता में कमी आ सकती है, जिससे कि छोटे किसान को वहन नहीं कर सकते। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जैविक कृषि के लिए, क्योंकि उत्पादन कम हो जाता है, उससे शॉर्ट टर्म के उत्पादन कम होता है। श्रीलंका में देखिएगा, सरकार जब अचानक जैविक कृषि को प्रमोट की तो वहाँ पर इतना
फसल का उत्पादन कम हो गया कि उनको उसको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ा, तो ये भी एक समस्या है। और छोटे किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकते ना, मान लीजिए कि कम उत्पादन होगा कुछ समय के लिए भी, तो उनके पास तो उतना पैसा होता नहीं है ज़्यादा कि उसको हम अफोर्ड कर पाएँ। तो एक बड़ी चुनौती है, सरकार को इसके लिए इंसेंटिव बहुत बड़ा स्तर देना पड़ेगा, तभी जाके ये सक्सेस करेगा। तो सारा पॉइंट मैंने मेंशन किया यहाँ पे। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर डाला हुआ है कि इस क्षेत्र में इनोवेशन की कमी। फिर मैंने उपाय बताया, पंचायत स्तर पर फंड की व्यवस्था, मृदा की गुणवत्ता, सीमांत किसानों को प्रोत्साहन और सहकारी कृषि को बढ़ावा। सहकारी कृषि से बेहतर उपाय हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पर लास्ट में कंक्लूड किया है कि अतः हम कह सकते हैं कि जैविक कृषि भविष्य में कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र है। अतः राज्य के साथ साथ छोटे किसानों को भी इस दिशा में बेहतर प्रयास करना होगा। कंक्लूजन हालांकि बहुत वीक है, लेकिन उस समय जो मेरे दिमाग में आया मैंने वही लिखा, और ये मैंने 440 वर्ड लिखा है। तो ठीक है, अप्रोक्स 450 लिखना होता है, तो उसी ग्राउंड है। इसमें मुझे 25 रुपये मिले हैं। हालांकि मुझे इतना एक्सपेक्टेशन था नहीं मुझे मिलेगा इस पर, मैं इसमें 18-20 की उम्मीद कर रहा था, लेकिन 25 मिल गया इसमें। आपको पता नहीं होता कौन सा क्वेश्चन में कितना मिलेगा, आपको एग्जाम में यही होता है। तो इसे सारे क्वेश्चन अपना बेस्ट देगा ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने का एकमात्र विकल्प है। कुछ उठाए कदम एवं प्रस्तावित कदम की चर्चा कीजिए। मेनली कह रहा है कि कृषि में नए तकनीक का प्रयोग एकमात्र तरीका है जिससे हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। जो नया नया तकनीक अभी आ रहे हैं कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी वगैरह, उसके बारे में बताइए, और जो प्रस्तावित उसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है कि कृषि उत्पादकता की वृद्धि में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिसने न केवल खाद्य आयातक देश से खाद्य निर्यातक देश बनाया, बल्कि यह भी साबित किया कि कैसे आधुनिक तकनीक एवं कृषि उत्पादकता का कई गुना बढ़ा सकता है, ठीक है। तब से लेकर अब तक कृषि उत्पादकता में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग काफ़ी बढ़ा है एवं भविष्य में बढ़ने की संभावना है। मैंने इंट्रो दिया यहाँ से कि कैसे हरित क्रांति क्या था, वो तकनीकी तो था। वो जब नया तकनीक का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरक, इसके अलावा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, तो कितना उत्पादकता बढ़ा। तो वहाँ से शुरुआत इसकी हो गई थी। अब तो हम लोग बहुत हाई लेवल पर जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसकी चर्चा करनी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ बता रहा हूँ कि आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं कृषि उत्पादकता, मृदा की गुणवत्ता का पता लगाकर इसके उपयुक्त फसल की ही बुआई की जा सकती है, जिससे कम उर्वरक एवं अधिक उत्पादकता को बढ़ावा। कई राज्यों में इस तरह के प्रयोग किए भी गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पता होना मृदा स्वाइल स्कीम, इसके तहत मृदा की क्वालिटी जांच की जाती है। तो वो तो छोटे स्तर पर चल रहा है, लेकिन अब ये प्रयोग चल रहा है कि मृदा को हम लोग इसमें देख लें कि उसमें कौन कौन से तत्व कमी है, उसको हम लोग उसका यूज करें, और वहाँ पर बंजर भूमि का भी उपयोग हम लोग कृषि उत्पादकता में कर सकते हैं आने वाले समय में, जैसे इजराइल में ऐसा होता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेमी एरिड वाला एरिया है वहाँ पर हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बेहतर तरीका है तकनीक का। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे, सिंचाई के स्तर पर ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, पर क्रॉप, पर ड्रॉप योजना, पूर्व में नलकूप, नहर आदि से ज़्यादा कृषि आबादी पर मानसून पर निर्भरता आदि नहीं। इससे फ़ायदा ये होगा ना कि अगर हम लोग कम से कम जल का उपयोग करेंगे तो जल की समस्या वो भी खत्म होगी। और दूसरा जो मानसून पर जो निर्भरता है हमारी, अभी भी हम लगभग 40% के अराउंड लोग मानसून पर निर्भर हैं, तो वो भी हमें समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जब नहर और नलकूप जब नहीं था 1960 के दशक से पहले, तो उस समय लगभग हमारे 90% जो जनसंख्या थी किसी की, वो डिपेंड थी मानसून पे। लेकिन जैसे तकनीक का प्रयोग हुआ, नहर नलकूप आए, ये भी कहीं ना कहीं तकनीकी तो है, ये भी ना आए तो निर्भरता कम हुई। अब ज़रूरत है कि जो 40% जो बचा उसको भी कम करें, और यही नहीं, जो जल का उपयोग करते हैं उसमें भी हम लोग एफिशिएंसी लाएँ। उसी के लिए ये सब है, ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, इसी का ये तरीका है जिससे हम लोग कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर मौसम पूर्वानुमान, बाढ़ एवं सूखा की पूर्व चेतावनी, जिससे संबंधित क्षेत्र में फसल प्रबंधन की सहायता।
आपको पता होगा कि पहले ही बता दिया जाता है कि बारिश कब आने वाली है, कब नहीं आने वाली है। तो ये एक तकनीक का ही प्रयोग है और इसमें सटीकता लाने की आवश्यकता है। हालांकि यह भी फसल उत्पादन प्रणाली एवं बीमा कवरेज में जीएसपी का प्रयोग, इससे क्या होगा कि जो नुकसान जितना हुआ उसका सही सही जो मुआवजा है वो लाभार्थियों को मिल पाएगा और करप्शन इसमें कम से कम होगा। तो ये एक फ़ायदा है। जीपीएस तरीका का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे कहीं बाढ़ आ गया तो फसल कितना बर्बाद हुआ, मैनुअल चेकिंग से अच्छा है कि हम लोग जीपीएस तकनीक का प्रयोग कर लें कि किस एरिया में बाढ़ आया है और वहाँ पे कितने ज़मीन को नुकसान हुआ है और वो ज़मीन किसको बिलोंग करता है, उसका बीमा कवरेज है या नहीं, उसका पता करके हम लोग उसको मुआवजा पहुँचा सकते हैं। तो ये तरीका है। फिर है कि जैविक कृषि को बढ़ावा और फसल वेस्ट से इस्तेमाल किया इथेनॉल बनाने की तकनीक। आपको पता होना चाहिए कि 2G इथेनॉल जो है उसी का तरीका है कि जो भी वेस्ट है, जैसे हरियाणा वगैरह पराली वगैरह जो जलाते हैं उसको हम लोग चाहेंगे तो उसमें उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं इथेनॉल वगैरह बनाने में, चाहे कागज़ के बनाने में इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके बाद मैंने यहाँ बताया कि फसल हार्वेस्टिंग में नए मशीनों का प्रयोग, जैसे हार्वेस्टर इत्यादि। तो ये मैंने बताया तकनीक का प्रयोग। अब है भविष्य में प्रस्तावित कौन कौन सी योजना, मैंने उसको मैंने यहाँ चर्चा किया। पहला लिखा है कि कई नए फसलों के जीएम बीजों का निर्माण जो बाढ़ एवं सूखा प्रतिरोध का सामना करने में सक्षम है। जीएम सरसों बीटी कपास, ये तो लगभग चलिए पुराना है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे फसल का निर्माण किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कि वो सूखा हो या बाढ़ हो, दोनों में अपने आप को बचा सकते हैं। अब पूरी तरह से सूखा हुआ तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है और जो मौसम पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसमें वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उर्वरक छिड़काव हेतु ड्रोन का प्रयोग, कृषि प्रणाली में एआई तकनीक का प्रयोग, खाद्य श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन करने की व्यवस्था से कि इन एपीएमसी पोर्टल इत्यादि। फिर मैंने चुनौती बताया यहाँ पे। पहला जीएम फसलों के साइड इफ़ेक्ट्स, कृषि का मशीनीकरण काफ़ी महंगा, सीमांत में छोटे किसान की अधिकता और जोत का छोटा आकार, ये प्रॉब्लम है अभी चुनौती प्रमुख है। फिर मैंने कंक्लूड कर दिया है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का कृषि में प्रयोग न केवल कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि किसानों की आय दोगुना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हमें इसके लिए बेहतर कार्यान्वयन हेतु दीर्घकालिक योजना बनाना चाहिए ताकि छोटे छोटे किसान भी इसका लाभ उठा पाएँ। ये मैंने 340 वर्ड में लिखा हुआ है, वर्ड थोड़ा कम रह गया और थोड़ा पॉइंट भी कम रह गया, उसको डायमेंशन में और चाहता तो बढ़ा लेता, वो थोड़ा सा छूट गया है। फिर भी मुझे इसमें 27 मिनट मिले हुए हैं, थोड़ा सा लिबरल मार्किंग हुआ लगता है, 27 मिले हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 2 हो गया। अब आते हैं लास्ट सेक्शन यानी सेक्शन 3 में। इसमें मैंने 9 का ये लिखा था कि किसानों के आय बढ़ाने के उपाय और सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग। मैं इसको चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम मेरे पास कम था इसलिए मुझे जल्दबाजी में लिखना पड़ा था इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 का में किसानों का आय बढ़ाने के उपाय, लघुकालिक उपाय, प्रोत्साहन राशि, कृषि मानधन योजना, बीमा कवरेज प्रदान करना, फसल बीमा योजना। दीर्घकालिक उपाय में फसल बुआई से लेकर उसके भंडारण तक बेहतर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करना। फिर मैंने बताया यहाँ पे कि संस्थागत स्तर पर ऋण सुविधा की उपलब्धता, सहकारी कृषि को बढ़ावा, मृदा गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु बेहतर काउंसलिंग की व्यवस्था और फसल एवं उसके संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा, जैसे कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। फिर मैंने बताया कृषि के साथ साथ वन रोपण एवं हर मेड़ पर पेड़ की व्यवस्था प्रणाली को बढ़ावा देना, बेहतर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था ताकि उनके उत्पाद बर्बाद ना हो, पंचायत स्तर पर कृषि बजट हेतु व्यवस्था की जाए। फिर कृषि पर जनसंख्या भार को कम करने के लिए अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करना ताकि इस पर बोझ कम हो, इसके लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास, मैंने सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग को डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, सिंचाई की उत्तम एवं बिजली की व्यवस्था करना, सिंचाई की उत्तम किफ़ायती व्यवस्था करना, उदाहरण सोलर पंप कुसुम योजना इसके चलाई जा रही है। ठीक है, फिर जैविक कृषि एवं जीरो बजट फार्मिंग को बढ़ावा देना ताकि किसान कम लागत में अधिक आय अर्जित कर पाएँ। एमएसपी की व्यवस्था को बेहतर क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करना एमएसपी का और इसको अन्य क्षेत्रों में लागू करना। फिर मैंने कंक्लूड कर दिया है कि अतः उपरोक्त उपायों को बेहतर तरीके से लागू किया जाए
तो निस्संदेह किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। तो ये मैंने 207 वर्ड में लिखा है। देखिए 18-18 वाला है, जो 36 नंबर का होता है उसको लिखना 450 वर्ड में, जो 18 वाला है उसका आपको 220 वर्ड में लिखना है। तो ठीक है, 207 ये कुल मिला के इससे मुझे मिले हैं 13 नंबर, ठीक नंबर मिले हैं मुझे इसमें। ठीक है, थोड़ा राइटिंग ख़राब हो गया क्योंकि लास्ट में लिख रहा था मैं इसको। लास्ट में राइटिंग ख़राब हो जाता है, मैक्सिमम लोग का हो जाता है, मेरा कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं क्वेश्चन वहाँ पर जाऊँगा नहीं, अब पीछे पलट के मैं सीधे बताता हूँ क्वेश्चन क्या था कि सुपर कंप्यूटर का अनुप्रयोग किन के क्षेत्रों में हो सकता है। यही क्वेश्चन था, इसका मैंने आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का अनुप्रयोग मौसम पूर्वानुमान में, जटिल गणितीय प्रणाली के समाधान में, बिग डेटा के स्टोरेज सिस्टम में, स्पेस प्रोग्राम के आंकड़ों का सटीक विश्लेषण में, जीनोम तकनीक के उसके अनुप्रयोग में, वैश्विक स्तर पर उपलब्ध जनसांख्यिकीय डेटा के विश्लेषण में, नए जैविक हथियार एवं उसके रिसर्च में, तथा नए वैक्सीन के निर्माण में डेटा विश्लेषण में इसका उपयोग हो सकता है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत बायोमेट्रिक प्रणाली के विकास में, और लास्ट है रक्षा प्रणाली में अत्याधुनिक हथियारों के परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। इन सब में मैंने ये सारा पॉइंट डाल दिया है। थोड़ा टाइम कम था, मैंने खाली पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा वर्ड मेरा बहुत कम रह गया इसमें, ये मैंने टोटल 78 वर्ड में लिखा है। ठीक है, सॉरी 100 वर्ड में लिखा है, यहाँ पे 100 वर्ड में लिखा है मैंने, लिखना चाहिए तो मैं 200 वर्ड में, इसमें मुझे 12 वर्ड मिले हुए हैं। बस सारा पॉइंट में डाल दिया है जितना, तो इसको मैं एलिब्रेट करता, इसमें मैं क्या करता, जो लिखा हुआ है बिग डेटा स्टोरेज सिस्टम में, तो इसको मैं एलिब्रेट करता किसका इसमें यूज ऐसे हो सकता है, इससे क्या फ़ायदा है, ये सब मैं लिखता। तो उतना टाइम नहीं था, इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, मैं दोनों क्वेश्चन को साथ में पढ़ सुना दे रहा हूँ ताकि फिर दोबारा में मुझे वापस आना पड़े। मैंने इसको लिखा था 10 का ए और बी। 10 का ए में है नैनो साइंस एवं नैनो टेक्नोलॉजी मिशन, और बी में है नैनो टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। नैनो साइंस विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सूक्ष्म स्तर पर अनुसंधान प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, नैनो साइंस कहलाता है। सामान्यतः 1 नैनोमीटर का अर्थ 10⁻⁹ मीटर से है, किंतु विज्ञान के स्तर पर हम क्वांटम लेवल या परमाणु स्तर के अनुसंधान को नैनो साइंस का हिस्सा मानते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी मिशन के बारे में लिखा है, नैनो टेक्नोलॉजी का तात्पर्य है तकनीक के उस स्तर से है जहाँ हम मशीनों का प्रयोग को सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हैं तथा गहन प्रयोग कर आंकड़ों एवं प्रक्रियाओं को सटीक अनुमान लगाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का अधिकतर प्रयोग रक्षा प्रणाली, स्पेस प्रणाली एवं IT सेक्टर में चिप इत्यादि के निर्माण में होता है, किंतु भविष्य में AI, ड्रोन एवं जीनोम तकनीक में भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग देखने को मिल सकता है। नैनो साइंस एवं नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग में बताया कि ब्रेन सेल्स के अध्ययन में, इसके बाद रक्षा मिसाइल प्रणाली, 5G 6G AI का अनुप्रयोग में, क्वांटम लेवल में नए प्रयोग में, स्पेस प्रोग्राम में, चिकित्सा क्षेत्र में नए फीचर वाले स्मार्टफोन में, जीनोम सीक्वेंसिंग में, DNA के स्तर पर प्रयोग में, वैक्सीन वायरस के अध्ययन में। तो ये मैंने 189 वर्ड में लिखा है, इससे मुझे मिले हैं 13 नंबर। फिर लास्ट क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी ही है, मतलब कहा था क्वेश्चन रिपीटेड था, नैनो टेक्नोलॉजी था लास्ट क्वेश्चन। इसको मैं सुना रहा हूँ पढ़ के। फिर वही चीज़ है कि तकनीक का वह स्तर जहाँ हम सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण करते हैं एवं मशीनों का प्रयोग कर माइक्रो स्तर पर होने वाली घटनाओं को अंजाम देते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग पहला, चिकित्सा क्षेत्र में सूक्ष्म स्तर पर ऑपरेशन करना, कोशिका स्तर पर उपचार के प्रयोग हेतु, उदाहरण ब्लड सेल्स, RBC, WBC में सूक्ष्म स्तर पर कार्बन नैनो पार्टिकल का प्रयोग। फिर DNA एवं RNA के विश्लेषण में, जेनेटिक बीमारियों के इलाज में, जैसे कि आप क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का सुना होगा आपने, क्रिस्पर तकनीक, इसमें DNA स्तर पर हम लोग जो भी डिफॉल्ट उसको काट के अलग कर देते हैं। फिर वायरस के अध्ययन में एवं नए वैक्सीन के निर्माण में, जीनोम अनुक्रमण में, रक्षा प्रणाली में माइक्रो स्तर पर प्रयोग के अंजाम में, उदाहरण लैब में परमाणु परीक्षण, इसका एग्जाम्पल है। नाभिकीय स्तर पर होने वाले नए प्रयोगों में, उदाहरण नाभिकीय संलयन एवं हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन ऊर्जा हेतु। फिर है कृषि क्षेत्र में GM क्रॉप्स को तैयार करने में, उदाहरण BT कपास। और लास्ट पॉइंट है भविष्य की तकनीक जैसे AI, ड्रोन, 6G, 5G, साइबर वारफेयर में नैनो तकनीक का महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। फिर मैंने कंक्लूड कर दिया इसको। अतः हम कह सकते हैं कि नैनो तकनीक न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में भी इनोवेशन एवं रिसर्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्षेत्र है। तो ये मेरा 185 वर्ड में थोड़ा वर्ड कम रहा है, लास्ट में थोड़ा वर्ड कम रहा है, इसलिए मैंने पॉइंट में लिखा है इसको। लास्ट में आप यही कीजिएगा, जब टाइम कम हो सीधा पॉइंट पर लिख दीजिएगा। अगर आप पॉइंट पर लिखते हैं तो आपका वर्ड कम भी रहता है ना, तो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो इसमें मुझे 13 नंबर मिले हुए हैं। तो दोनों मिला के मुझे इसमें 13 और 26 नंबर, और इसमें मुझे मिला 12 और 25 नंबर। तो लास्ट क्वेश्चन में 26 और 25 नंबर मिले हुए हैं। तो ये मैंने टोटल आपको क्वेश्चन का विश्लेषण किया जो मैंने मॉक लगाया था, और आगे भी जो मॉक होगा मैं आपको डालूंगा यहाँ पर ताकि आपको बेनिफिट हो। आप लोग भी इसको रूम पर टाइम सेट कर लगाइए, ठीक है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे ये पता चलेगा कि कॉपी कैसे चेक होता है यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह में। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ हम लोग MCQ भी चलाते हैं, जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है एडी सिविल सर्विसेज, वहाँ पर कम्युनिटी में जाइएगा आप, वहाँ पर डेली 8 से 10 MCQ जो 6वीं BPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 6वीं BPSC PT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग लास्ट में डालते, जो कम्युनिटी है वहाँ डालते हैं, और डेली 8 से 10 क्वेश्चन डालते हैं वहाँ पे, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और MCQ को अटेंड कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है, और आगे मैं इसको डालूँगा जो भी मैं मॉक लगाऊँगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।